ना हारते हैं वक्त से ना जीतते हैं वक्त से, सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में, और आप सभी को आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति का बेस्ट वाला मॉर्निंग विशेस। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हमारा और आपका प्यार और साथ बना रहे। कल से करेंगे दर्शकों, यह वह वाक्य है जो किसी को भी कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। हालांकि समय शब्द सुनने में बड़ा ही सरल और सामान्य लगता है, लेकिन जब इसकी महत्ता की बात करते हैं, इसकी कीमत की बात करते हैं, तो यह अमूल्य है। वो कहते हैं ना कि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच केवल समय की कीमत का ही अंतर होता है। समय वह है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसीलिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सही इस्तेमाल करने का अर्थ यह नहीं होता कि हम ढेर सारा कार्य करें, बल्कि हर कार्य को समय पर करें, सही समय पर करें और सही तरीके से करें। और दर्शकों, इन सारी बेहतर बातों की समझ और जानकारी हमें हमारे महापुरुषों, साधु संतों द्वारा कहे विचारों से, सूक्तियों से और उनके अनुभव से मिलते हैं। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। और आज हमारे बीच बिहार की एक ऐसी ही बेटी मौजूद है जिसने अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत का नाम देश विदेश के मानचित्र पर उभर कर लाया है। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान का। हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी अनन्या आनंद। अनन्या जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप बिहार की पहली महिला कराटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ आपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से वर्ल्ड स्कूल गेम्स में सिल्वर मेडल, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप बांग्लादेश में गोल्ड मेडल और ऐसे कई चैंपियनशिप में ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। साथ ही साथ आपको 2019 में बिहार सरकार द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ बिहार के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अनन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। थैंक यू मैम। जैसा कि हम सभी ने पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, यह सेंटेंस, यह वाक्य हम सभी ने बचपन में कभी न कभी सुना ही होगा। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो बेहतर खेल प्रदर्शन के जरिए, बेहतर खेल हुनर के जरिए हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं और अपनी एक नई पहचान भी बना सकते हैं, और जिसका जीता मिसाल आप स्वयं खुद हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? आज से 10 साल पहले भी जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको भी वो सफलता मिल रही थी, पर वो हमारे सोसाइटी में अच्छे से हम लोगों को पता नहीं चल पा रही थी। तो वो जो खेल का जो एक क्षेत्र था वो बहुत लिमिटेड हो चुका था। पर आज के टाइम पे सोशल मीडिया या इंटरनेट के कारण ये अब हर घर घर में पता चल रहा है। तो आज के टाइम पे स्टडीज़ के साथ साथ खेल भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में हमें सामने में दिखाई दे रहा है। तो अब वो कहावत नहीं रह गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज खेल के क्षेत्र में भी अगर अच्छा मेहनत करके अगर अच्छा सक्सेस मिलते हैं बच्चों को, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी वाइड स्कोप इसके हो गए और हर अपने सपनों को भी बड़ी आसानी से वो पूरा कर सकते हैं। आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मैम, मैं पटना से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल जेटली से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन टीपीएस कॉलेज पटना से पास किया है। मेरी स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग रही है वो स्कूल में ही हुई थी, क्योंकि हमारे स्कूल में एज अ स्पोर्ट कराटे को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बेसिक ट्रेनिंग तो स्कूल में ही हुई थी, पर नेशनल चैम्पियनशिप में जब सिलेक्शन के बाद मैंने बाहर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया, और अभी मैं रिसेंट में पटना में ही राजीव नगर में ट्रेनिंग करती हूँ सुभाष कुमार के अंडर में। जी, आपकी रुचि इसके प्रति कैसे बढ़ी या आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? जब भी स्कूल में हमें सिखाया जा रहा था तो साल में एक बार हमें इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करवाया जाता था। तो वो 2-3 बार पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे स्टेट चैम्पियनशिप में खेलने का मौका मिला। वहाँ पे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई, नेशनल में पार्टिसिपेट किया, पर स्टार्टिंग 2 इयर्स का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा था।
तो पर पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, फर्स्ट मैच से ही काफ़ी मोटिवेट किया। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पर मेडल नहीं जीत रही होती। तो पेरेंट्स का काफ़ी मोटिवेशन रहा है। जी, मतलब पेरेंट्स के साथ से आपने अपने इस हुनर को, इस मुकाम को हासिल किया है। जैसे आपसे जानना चाहूँगी, क्या परिवार में शुरू ऐसी कोई परंपरा थी या आप ही पहली खिलाड़ी हैं अपने परिवार से? मेरे फादर यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे पर कभी प्रोफेशनल मैचेस नहीं खेला उन्होंने। अभी तो प्रोफेशनल मैं ही इकलौती प्लेयर हूँ अपने फैमिली से, बाकी सारे एजुकेशन में ही है मेरे फैमिली से। लेकिन सिंगल होने के बाद भी मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। आज के टाइम मतलब लोग कहते हैं कि पुराने लोग नहीं समझ पाते हैं कि खेल कर क्या करेगी, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस बात को गलत किया। उन्होंने अपनी तरफ से जितना भी हो सका उतना सपोर्ट दिया, बोथ इमोशनली और फाइनेंशियली। ओके, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि कहते हैं ना कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं, आपने इसका चयन क्यों किया? इसकी कोई ख़ास वजह? उस समय तो ख़ास वजह नहीं थी क्योंकि स्कूल में सिर्फ यही एक स्पोर्ट्स था, तो यही एक स्पोर्ट्स जानते थे। और काफ़ी टाइम, मतलब इतने टाइम तक ये खेलने के बाद फिर और कोई स्पोर्ट्स पसंद नहीं आता था। शूटिंग में इंटरेस्ट था तो वो भी मैंने स्टार्ट किया, पर कराटे इतने साल से कर रहे हैं कि अब वो छूट नहीं सकता है, वो अब बस अंदर में आ गया है। आपने अपने इस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया है। जी। क्या कुछ चुनौतियाँ रही? जैसे कि कहते हैं कि जब भी हम लक्ष्य के मार्ग पर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहती हैं, हमेशा चुनौतियाँ ही रहती। आपके जीवन की क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं? खेल के क्षेत्र में यहाँ पे ट्रेनिंग की फैसिलिटी उतनी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैचेस तो हम लोग खेल रहे थे, कंटिन्यू खेल रहे थे, पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो उसका एक बेसिक रीज़न था कि ट्रेनिंग की उतनी अच्छी फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। अभी तो है, अभी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, उस टाइम पे नहीं थी। तो वो एक प्रॉब्लम था उस टाइम, क्योंकि घर से बाहर जाके या स्टेट से बाहर जाकर ट्रेनिंग करना पड़ता था, तो उसके कारण स्कूल्स काफ़ी डिस्टर्ब होते थे उस टाइम पे। तो वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ सुधर चुकी हैं। अब बच्चे यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग करने मैं बाहर जाती थी, मैंने थाईलैंड में भी जाके ट्रेनिंग किया है या काफ़ी टाइम दिल्ली में रह के ट्रेनिंग किया है, तो वो फैसिलिटीज़ अब बच्चों को यहाँ पे मिल रही हैं। तो आपने जो ट्रेनिंग की है थाईलैंड या दूसरे देशों में जाकर, उसकी सुविधा आपको स्कूल से मिली या आपने खुद वहाँ जाकर किया? नहीं, वो तो खुद से फैमिली की तरफ से ही था। मतलब अब क्या कुछ नई व्यवस्था आपको इस खेल जगत में बिहार में देखने को मिल रही है? अभी जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट वो सारे अच्छे कोचों को बिहार में बुलाकर ट्रेनिंग करवा रही हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ जो नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, देखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनके साथ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है बिहार गवर्नमेंट अभी प्लेयर्स और स्पोर्ट्स को, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि कहते हैं कि कभी कभी कई बच्चों में या कई युवाओं में हुनर होते हैं, लेकिन किसी न किसी या कह सकते हैं कोई सुविधा उपलब्ध न हो या किसी कारणवश वो अपने सपने को या उस हुनर को निखार नहीं पाते हैं। ऐसे में ऐसी क्या क्या सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध है उन खास युवाओं के लिए जिसके ज़रिए वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, टैलेंट सर्च मिशन। तो उसके तहत जो बच्चे जिनके पास वो नहीं पहुंच पा रही है सुविधा, वो इस प्रोग्राम के तहत अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। अभी बिहार गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम चल रही है दक्ष, तो उसमें ब्लॉक लेवल से प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर प्रमंडल पे, फिर स्टेट पे, फिर वो प्लेयर्स नेशनल में जाते हैं। नेशनल में परफॉर्म करने के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम पे हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, तो जो प्लेयर्स जो पटना डिस्ट्रिक्ट में है या जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में उन्हें तो पता चल रहा था, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे प्लेयर्स थे उन्हें नहीं पता चलता था। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्कीम है कि वो ब्लॉक लेवल से प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपने सुंदर प्रदर्शन से बिहार का नाम देश विदेश के मानचित्र पर उभारा है, आपको बिहार सरकार या बिहार का साथ किस प्रकार मिला? बिहार सरकार का साथ मुझे हमेशा से ही मिला है। 2014 से ही वो मुझे नेशनल खेलने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। 2014 में पहली बार
SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में मेडल लाने के बाद उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, जिसकी राशि 5,000 रुपये थी। मुझे कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। और उसके बाद 2019 में जब एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल आया, उस मेडल पे बिहार सरकार ने मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड और 32 लाख रुपीस कैश प्राइज़ दिया था। तो सपोर्ट तो काफ़ी रहा है गवर्नमेंट का, हर स्टेज पे सपोर्ट रहा है। मुझे कुछ मेडिकल इंजरीज भी आई थी, तो उसमें भी जितना भी खर्च हुआ था वो सारे बिहार सरकार ने दिया था। मतलब सरकार की, जैसा कि सुनते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार की हमेशा से कोशिश रहती है अपने युवाओं को हर क्षेत्र में अव्वल लाने की, और आज की युवा हर क्षेत्र में अव्वल है भी। ऐसे में इनका सपोर्ट और साथ उनके सपनों को साकार करता, उन्हें बुलंदियों की ऊंचाई ऊपर लेकर जाता है। आपसे यह भी जानना चाहूँ कि जैसा कि आप कराटे गेम से जुड़ी हुई हैं, उस दौरान, उसके ट्रेनिंग के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कराटे मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है, तो सबसे पहले तो डाइट का अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर डाइट नहीं रहेगा तो ज़्यादा लंबे टाइम तक प्लेयर्स खेल नहीं पाएंगे, इंजरीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि डाइट्स और इंजरी साइमल्टेनियसली एक साथ चलती हैं। तो उस बात का ध्यान रखना है, अच्छी ट्रेनिंग हो, इंजरीज कम हो, अच्छे कोचेस के पास जाओ, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, किस तरीके से कहते हैं ना कि एक सही सेहत सबकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप खिलाड़ी हो तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। आप खुद को कैसे फिट रखती हैं? कोशिश करते हैं जितनी भी लिमिटेड सोर्सेज है उसी में अपने डाइट और ट्रेनिंग दोनों को मेंटेन कर सके। फिज़िकल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, हर चीज़ को मिलाकर सब कुछ साथ लेकर चलते हैं, और उसी के साथ जो भी अवेलेबल हो सके घर पे तो वो डाइट भी यूज़ करते हैं। जी, आपके ट्रेनिंग के दिनों की कुछ बातें जानना चाहूँगी। मैंने ट्रेनिंग 2013 में स्कूल में तो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है वो मैंने 2013 से स्टार्ट किया है। तो उस टाइम पे तो कम टाइम ट्रेनिंग कर लेते थे तो हो जाता था 1 आवर और 2 आवर, पर जैसे जैसे अचीवमेंट्स आते गए तो ट्रेनिंग की टाइम भी लंबी होती गई। तो अब ट्रेनिंग 8 घंटे पे आ गई है, तो सुबह 4 शाम 4 घंटे करते हैं। कभी कभी मैचेस के पहले 8 घंटे में भी नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो वो कोच का गाइडेंस रहता है कि कितनी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कितना रेस्ट ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखते हैं ट्रेनिंग के वक्त। जैसे कि आज की जो खान पान है या आज का जो रहन सहन है, कितना प्रभावित करता है खिलाड़ियों के सेहत को या उनके हुनर को? वैसा तो कुछ है नहीं कि खान पान या जो रहन सहन है वो खिलाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी को खुद ही देखना है कि उन्हें क्या खाना है। उनके खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, वो कैसी लाइफस्टाइल ले रहे हैं। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर ये तो हर इंसान को होना चाहिए, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, हर इंसान को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बुरी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे बुरी और अच्छी चीज़ें दोनों हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे तो वही हमारी लाइफ में आएंगी। आपने सफलता की सीढ़ियों पर एक एक करके स्वर्ण पदक की संख्याओं को बढ़ाया है। ऐसे में आपको किन का साथ और सहारा मिला घर से लेकर बाहर तक में? सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा है। वो मुझे हर मैचेस में अपने साथ लेकर जाते हैं, जो भी ट्रेनिंग होती है तो साथ लेकर जाते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि फैमिली बैकबोन होती है, तो अगर वो साथ में है तो काफ़ी हिम्मत मिलती है। पर स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, 1 या 2 क्लासेस कभी अटेंड कर पाती थी महीने में। तो स्कूल का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि अगर उस टाइम उन्होंने मुझे रोक दिया होता तो शायद आज ये अचीवमेंट नहीं आ रही होती। जैसा कि कहते हैं कि अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े। खेल को लेकर आज भी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ साथ माता पिता के मन में थोड़ा बहुत संकोच रहता है। आप उन युवाओं को या उन माता पिता को क्या कुछ संदेश या क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी, या किस प्रकार इसके खेल के महत्व के प्रति जागरूक करना चाहेंगी? आज भी लोगों को लगता है कि अगर खेल खेल रहा है बच्चा तो शायद वो कुछ ना कर पाए। वो शायद है अभी भी लोगों के मन में, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो पढ़ लेंगे तो शायद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा, जॉब कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर खेल में वो नहीं है।
ये सोच को हटाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं तो वो सफल हो सकते हैं उसमें, बस उन्हें ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरा तो बच्चों से यही है कि आपको जो पसंद है, सिर्फ कराटे नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने स्पोर्ट्स है कि आप उनका नाम भी नहीं याद कर सकते हो। तो आपको जो पसंद है आप उस स्पोर्ट्स में जाओ, पर आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं टाइम पास करके खेल लूँ तो वो नहीं होगा। अगर जो मेहनत आप पढ़ाई में करते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम, वही मेहनत यहाँ पे हर दिन चाहिए, साल के 365 दिन। तो इसमें भी आप कुछ कर सकते हो। अनन्या जी, जैसा कि आपने नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए लगातार 4 साल में 4 स्वर्ण पदक अपने नाम कर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इससे जुड़ी कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कराटे को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार 2019 में ऐड किया गया था, उसके पहले कराटे नहीं था यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो हमने अभी तक मेरा 5 स्वर्ण पदक है नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में और 4 एकल प्रतियोगिता में है। तो जब ये चौथा गोल्ड मुझे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्राप्त हुआ है, अभी पिछले महीने ही मैच हुआ था उसका। इसके पहले हमने एक बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का ओवरऑल चैम्पियन का ट्रॉफ़ी का भी खिताब जीत चुका है हमारी टीम ने। ये ट्रॉफ़ी जीतने वाले हम लोग बिहार के पहली यूनिवर्सिटी हैं, पहली टीम है। आज तक बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैम्पियन का ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकी है, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही है हमारी यूनिवर्सिटी गेम्स में। अभी मेरा 4th गोल्ड मेडल आया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, तो ये एक रिकॉर्डेड मेडल है। आज तक किसी भी कराटे प्लेयर को लगातार 4 साल 4 बार स्वर्ण पदक नहीं मिला है। तो काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी सपोर्ट रहा है यूनिवर्सिटी का, और वीसी और रजिस्ट्रार दोनों ने ही अभी शुभकामनाएं दी हैं और सपोर्ट दिया है। जी, बहुत ही बढ़िया। वाकई ये हम सभी को गौरवान्वित करने वाली बात है, जिस तरीके से आपकी उपलब्धि है इस कम उम्र में, वो वाकई बेहद ही काबिल तारीफ़ है। जैसे कि कहते हैं कि जब भी हम कराटे जैसे गेम से जुड़ते हैं तो हमें मानसिक के साथ शारीरिक तौर पर खुद को तैयार करना पड़ता है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो, स्पेसिफिक मैं कराटे नहीं बोल रही हूँ, सारे खेलों के बारे में बात कर रही हूँ, कि मानसिक रूप से तैयार होना, मानसिक रूप से मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके शायद फिज़िकल ट्रेनिंग में थोड़ा कमी रह जाए, लेकिन अगर आपके मानसिक ट्रेनिंग में थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई तो आप अपने गोल तक, लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मानसिक तैयारी बहुत ज़रूरी है दोनों पढ़ाई और खेल में। कराटे सिंस कि ये थोड़ा फिज़िकल लेबर का गेम है, तो यहाँ पे मानसिक तैयारी थोड़ी ज़्यादा महत्व रखती है। योगा, मेडिटेशन, ये आप किसी भी खिलाड़ी से इंटरैक्ट करेंगे तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि योगा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। जो एकाग्रता आपको चाहिए वो 3 मिनट के अंदर, वो हमारा एक गेम 3 मिनट का होता है, तो वो 3 मिनट के अंदर जो एकाग्रता चाहिए वो योगा और मेडिटेशन से ही आ पाएंगी। क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्पीड या हमारा जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में ही हेल्प कर सकता है, पर जो मेंटली, जो अगर हमने जो प्लेयर्स को रीड करना है, बॉडी रीड करना है, वो योगा मेडिटेशन से ही आ पाएगी। जैसे कि आप कराटे की एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आपसे चाहूँगी कि उसकी खेल विधि है, उससे जुड़ी कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कराटे एक सेल्फ डिफेंस का गेम है। कराटे का मतलब भी होता है एम्प्टी हैंडेड, मतलब बिना किसी हथियार के। तो शुरुआत तो कराटे का लोग समझते हैं कि ये आत्मरक्षा का खेल है, तो आत्मरक्षा के तौर पे भी कराटे सीखा जाता है, पर कराटे एक प्रोफेशनल गेम भी है। तो पर आत्मरक्षा और प्रोफेशनल गेम दोनों अलग अलग है, दोनों की अलग अलग ट्रेनिंग है। तो उसकी खेल विधि के बारे में जानना चाहूँगी कि कराटे की खेल विधि क्या कुछ है? कराटे दोनों हाथ और पैर दोनों से खेला जा सकता है, पंच और किक दोनों चलते हैं। क्योंकि किसी किसी खेल में, जैसे ताइक्वांडो की खेल है जिसमें सिर्फ किक्स यूज़ होती हैं, पर कराटे में दोनों पंच और किक यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो कोई मूव्स तो अभी आपको बता नहीं सकते, तो जी जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि आपसे और यह भी जानना चाहूँगी कि जब भी कहते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोच की महत्ता
और भूमिका काफ़ी अहम होती है। जी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? कोच का इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मार्शल आर्ट्स के गेम में, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हो तो आपको सिर्फ सामने खिलाड़ी दिखाई दे रहा होता है, आपको पता नहीं होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिस्टेंस का पता नहीं होता, आप बस खेल रहे हो, आप रिदम में हो, लेकिन बाहर में जब कोच बैठता है तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ पर हो, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो वो आपको बाहर से बैठ के गाइड कर सकता है। तो ये अगर एक अच्छा कोच आपके साथ है तो आपको जीतने में, अगर आप अगर एक खिलाड़ी जीत रहा है तो मेरे हिसाब से अगर 50% उसकी खुद की मेरिट है तो 50% एक कोच की भी मेरिट है, क्योंकि आप जितना मेहनत आप कर रहे हो, आपसे ज़्यादा मेहनत आपका कोच करता है। मैंने ये बात पे हमेशा विश्वास किया है कि एक कोच आपको सिखा सकता है, पर एक अच्छा कोच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और मैं इस मामले में बहुत ही लकी रही हूँ, क्योंकि मैं भी जिस कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है पिछले 10 सालों से। शुरुआती दौर में एज अ सीनियर, एज अ कलीग उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अभी पिछले 6-7 सालों से मैं एज अ स्टूडेंट उनके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। सुभाष कुमार कराटे इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स में मैं ट्रेनिंग करती हूँ पटना में। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है, और एक अच्छा कोच अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो एज अ टीचर भी और इमोशनली भी आपके साथ काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कोच की बातों को कितना समझ रहे हैं, या कोच आपको कितना समझा पा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग सब लोग करवा सकता है, पर एक अच्छा ही कोच है जो आपको बता सकता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है या वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि प्लेयर्स तो हर चीज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सबके साथ 20 लोगों के साथ ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर कोच को पता होता है कि उन 20 बच्चों में किसी का पंच अच्छा है, किसी का किक अच्छा है, शायद वो डिफेंस में अच्छे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अच्छे कोच के पास जाएं, अच्छे टीचर के पास जाएं ट्रेनिंग करने के लिए। मतलब वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से कहाँ आपकी खामियां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, और उससे आपको उभारते हैं। जी, जैसे कि आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि आपने अभी प्रशिक्षण की बात भी की, कराटे प्रशिक्षण की क्या कुछ सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं? कराटे की बहुत सारी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है पटना में। गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि 2013 से ही माननीय मुख्यमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान में कराटे को जोड़ा है। तो अभी 25,000 स्कूलों में लड़कियां कराटे सीख रही हैं। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है। अगर आप गवर्नमेंट के पास जाना चाहो तो गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग है, अगर आप प्राइवेट में ट्रेनिंग करना चाहो तो प्राइवेट में भी मिल सकती है। ये आपके चॉइस पे, आपके सुविधा के अनुसार डिपेंड करता है ट्रेनिंग का। जी। आज जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो कराटे होते हैं जनरली आमतौर पे लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से सीखते हैं, आपकी क्या कुछ मंशा रही कराटे सीखने के पीछे? वैसा तो कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था कि आत्मरक्षा या प्रोफेशनल की तरफ जाना है। हम सिर्फ कराटे करते, मतलब हमें कराटे में एडमिशन करवाया गया था क्योंकि कराटे सिर्फ स्कूल में इकलौता स्पोर्ट्स था हमारा। तो उस टाइम पे तो बस फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए ही ज्वाइन कर लिया था कराटे। पर धीरे धीरे समझ में आया कि इस पाथ पे भी बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। तो जब स्टार्ट किया था तो कोई गोल नहीं था, बस कर रहे थे कराटे, चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते थे, मेडल आता था, पर कभी कोई वो मोटिवेशन नहीं था कि बहुत आगे करना है। ये जब 2015 में पहली बार नेशनल में मेडल आया, ब्रोंज मेडल आया, तो ये मोटिवेशन आया कि नहीं, अभी अगर ब्रोंज आ सकता है तो गोल्ड भी आ सकता है। तो वो मोटिवेशन काफ़ी काम किया आगे बढ़ने के लिए। और बहुत ही अच्छी आपकी सोच रही कि अगर ब्रोंज आया है तो गोल्ड भी आ सकता है। यही तरीका, यही जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सोच, आपकी मेहनत आपको इस मुकाम तक लेकर आई। आपकी हुनर शूटिंग में भी देखने को मिलती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शूटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। मैंने एक जूनियर कैंप में शूटिंग किया था, पर कभी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो कोविड के बाद मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली शूटिंग सीखने का, तो मैंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मुझे शूटिंग सीखनी है, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग में मैंने शूटिंग बस सीखने के लिए किया था। मैंने सर से बात किया था कि मुझे बस 3 महीने शूटिंग करनी है, बस सीखने को, क्योंकि मेरा ये शुरू से इंटरेस्ट रहा है शूटिंग में।
पर जब मैं शूटिंग करना स्टार्ट की तो वो इंटरेस्ट एक पैशन में बदल गया। तो आज मैं शूटिंग में नेशनल क्वालिफाइड हूँ, मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। अभी शूटिंग में जो मेरा परफॉर्मेंस है वो शायद कराटे पे जो आ रहा है उस लेवल का नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं मेहनत करती रही कंटिन्यू तो शायद शूटिंग में भी एक दिन अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। इसके लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? शूटिंग के लिए मैंने जितना टाइम कराटे पे दिया है उतना टाइम मैं अभी शूटिंग पर भी दे रही हूँ, दोनों को मैं साथ लेकर चल रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल मगध राइफल क्लब पटना में शूटिंग की ट्रेनिंग करती हूँ, एयर पिस्टल 10 मीटर की। और मैंने कुछ दिनों की ट्रेनिंग मैंने बाहर जाकर भी किया है बागपत में, तो काफ़ी अच्छा है। और शूटिंग पे काफ़ी ध्यान भी है गवर्नमेंट का, क्योंकि श्रेयसी सिंह MLA जमुई का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है शूटिंग में, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है उनका, तो वो एज अ आइकन है हम लोग के लिए बिहार में। उनको देख के हम लोग मतलब सीखते हैं, उनसे बात करके भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आपने आज की लड़कियां जो आत्म सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सीखती हैं, उसे उन्हें आपने एक मौका दिया कि इसमें एज ए करियर भी आप इसे ऑप्ट कर सकती, इसे चुन सकती हैं, ठीक है। जैसा कि आपने विदेशों में भी जाकर प्रदर्शन अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कई पदक अपने नाम किए हैं, उस अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, या कैसा रहा आपका अनुभव? सबसे पहली बार मैंने इंटरनेशनल 2015 में खेला था, जो कि दुबई में हुआ था। तो उस मैच में कुछ इश्यूज़ के कारण मैं नहीं खेल पाई थी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की थोड़ी डिले हो गई थी और मेरा मैच उसी दिन पे हो गया था। तो वो पहली बार इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे तो प्रेशर भी काफ़ी था, तो और फिर मैच नहीं खेल पाना तो काफ़ी बुरा लगा था। लेकिन कोचेज़ और पेरेंट्स ने काफ़ी मोटिवेट किया कि फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बुरा ही हो, कुछ अच्छा भी होने वाला होगा आगे। तो वो सोचकर मैंने आगे ट्रेनिंग किया, आगे सेलेक्ट हुई मैं। उसके बाद मुझे थाईलैंड ओपन में ब्रोंज़ मेडल मिला 2016 में। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वर्ल्ड स्कूल गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंडिया को। तो मैं बिहार की इकलौती प्लेयर थी जिसने वर्ल्ड स्कूल गेम्स में बिहार को रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल जीता है। मेरा एशियन चैम्पियनशिप में भी ब्रोंज़ मेडल रहा है, जो कि जापान में हुआ था। तो वो चैम्पियनशिप मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस रहा है, क्योंकि पहली बार एशियन चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुई थी और पहली बार में मेडल आया, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। और शायद वो चैम्पियनशिप मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि पहली बार इंडिया के लिए मेडल लाना एशियन चैम्पियनशिप में बहुत बड़ी बात थी। जी, जैसे कि आपने जिन जिन चैम्पियनशिप में जाकर अपने नाम इतने सारे स्वर्ण पदक, ब्रोंज, सिल्वर मेडल किए हैं, उनमें युवाओं का या खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार होता है, ताकि आज की युवा जो आपकी तरह अपना भविष्य देखना चाहती हैं या आपकी तरह सफल होना चाहती हैं, वो किस प्रकार अपने आप को इसमें आगे ला सकते हैं? आज के टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आपको वो मौका चाहिए खेलने का, तो ये इसका जो चयन प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल है। बिहार सरकार का एक चयन प्रक्रिया चलता है जिसे दक्ष कहते हैं, उसके अंदर 30 खेल हैं। तो ये सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट होता है, जो आपको आपके स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आप ब्लॉक लेवल पे खेलिए, आप वहाँ पर जीतिए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट पर जा सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर गोल्ड है तो आप प्रमंडल खेल सकते हैं, आप प्रमंडल में अगर गोल्ड जीतते हैं तो आप स्टेट खेल सकते हैं। आप स्टेट में गोल्ड जीतिए, आपका 1 महीने का कैंप लगेगा, आप वहाँ ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आप नेशनल चैम्पियनशिप में खेल सकते हैं। और हर खेल की यही प्रक्रिया है। अगर आप कोई भी मैचेस खेलना चाहते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मतलब उसमें चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग डरते हैं कि खेल में काफ़ी भेदभाव होता है, तो वो चीज़ नहीं है। तो मेरा कहना है जितने भी बच्चे ट्रांसपेरेंसी है उसके हिसाब से जो बच्चे खेल में आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हिम्मत करें, आप खेल में आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोचते हैं भेदभाव है वो नहीं है। जैसे कि अनन्या जी आपने बताया कि शुरू से परिवार के साथ साथ सरकार और शिक्षक, कोच, सबका आपको साथ मिला। भविष्य में इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नई पहल देखने को मिलेगी? अभी फ़िलहाल पहले बिहार में एक भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसके कारण
खिलाड़ी सीनियर में आते आते बाहर चले जाते थे, बाहर के राज्यों से खेलना स्टार्ट कर देते थे, जिसके कारण बिहार का मेडल काफ़ी कम हो गया था। पर 2019 में प्री बजट मीटिंग में सुशील मोदी जी ने खिलाड़ियों से इंटरेक्शन किया, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि सर यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोलनी चाहिए। उस सुझाव से मोदी जी ने उस सुझाव को माना और आज राजगीर में वो यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। तो ये खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा रहेगी कि वो खेल के साथ साथ वो पढ़ भी सके। और ज़्यादातर खिलाड़ियों का जो लगाव होता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्सों में होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर बिहार के खिलाड़ी बिहार में रहकर खेलें और पढ़ सकें, तो ये मतलब उनके लिए सुविधा है, क्योंकि हर खिलाड़ी, हर बच्चे फाइनेंशियली उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं कि वो बाहर जाके ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों साथ में कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी नए डीजी रविंद्रन सर के आने के बाद से करियर ऑप्शन भी काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली बिहार में, क्योंकि उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खोल दी हैं। दोनों बिहार सरकार और बिहार पुलिस में बहाली हो रही है खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स कोटा से। सिर्फ बिहार में नहीं, भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद से स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, जो अचीवमेंट ला रहे हैं, उन्हें नौकरी के लिए किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास अचीवमेंट है, उनके अचीवमेंट को देखते हुए सरकार उन्हें नौकरी दे रही है। तो अगर बात रोज़गार की करें तो आज खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़िया रोज़गार की सुविधा है। जी, जैसे कि थोड़ा बहुत विस्तार से जानना चाहूँगी कि किस किस ज़रिए से मतलब इस क्षेत्र में भी लोग अपने रोज़गार को सोच सकते हैं। अगर हम बात भारत सरकार की कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंडियन ऑयल, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। रेलवेज़, जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को सपोर्ट और मोटिवेट करती हैं रोज़गार के ज़रिए, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं आज के डेट में जो खिलाड़ियों को हर साल नौकरी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अचीवमेंट है तो आप किसी के सामने आपको झुकने की ज़रूरत है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार आपको वो रोज़गार की सुविधा दे रही है, बस आपको वो अचीवमेंट ला के देना होगा। और बात अगर हम राज्य सरकार की करें तो राज्य सरकार भी जॉब देने से कहीं पीछे नहीं हट रही हैं। अगर आपके पास अच्छी अचीवमेंट है तो एज अ कोच या आप पटना सेक्रेटेरिएट में आपको जॉब मिल रही है। बिहार पुलिस हर साल स्पोर्ट्स कोटा पे 2% की उनका 2% का रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स कोटा पे, हर साल वो जॉब देते हैं प्लेयर्स को जिनके पास अचीवमेंट है। तो दोनों ही भारत सरकार और बिहार सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दी हैं। तो प्लेयर्स ये ना सोचे कि यहाँ पे रोज़गार की कोई कमी है। जितना रोज़गार आप सोच रहे हैं आपको पढ़कर मिलेगा, उतना ही रोज़गार आपको खेल कर भी मिल सकता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं। रोज़गार मतलब सरकार की काफ़ी अच्छी पहल रही है, काफ़ी अच्छी मदद रही है खिलाड़ी के लिए, जिससे वो अपने रोज़गार पे भी देख सकते हैं और अपने इस हुनर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर कराटे में इंजरीज सुनने को मिलती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? सिर्फ कराटे में ही नहीं, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं आपको इंजरीज़ का खतरा रहेगा ही, पर उससे डरना नहीं है, क्योंकि हर खेल में इंजरी होती ही होती है। आप कोई भी खेल देख लीजिए, आप क्रिकेट में देखिए, सचिन सर को भी इंजरी हुई थी, इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी उन्होंने कमबैक किया। आप टेनिस में लॉन टेनिस में देख लीजिए, इसमें भी काफ़ी इंजरीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराटे के खेल में ही इंजरी हो रही है, इंजरीज़ आपको किसी भी गेम में हो सकती है। पर हाँ, सिंस कि ये मार्शल आर्ट्स का गेम है तो इसमें ज़्यादा इंजरी का खतरा रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर इंजरी हो रही है तो वो रिकवर भी हो सकता है। बस आपको वो पोस्ट रिकवरी और प्री रिकवरी पे ध्यान देना है कि आपका जो इंजरी हुआ है आप उसको अच्छे से रिकवर कर लें, उसके बाद आप ट्रेनिंग में वापस जाएं, क्योंकि आप इंजरी के साथ अगर जाते हैं तो वो इंजरी बढ़ रही है। आज ज़्यादातर खिलाड़ी यही करते हैं कि उनको एक बार इंजरी हो गई है या वो कहीं पे चोटिल है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बार बार ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो भी खिलाड़ी चोटिल हो जा रहे हैं या उन्हें कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जा रही है तो आप उसको पहले अच्छे से रिकवर कर लें, आप उसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से रिकवर करें, उसके बाद आप फिर ट्रेनिंग पीरियड में वापस आएँ।
ताकि आपकी बॉडी 100% दे सके ट्रेनिंग में, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन ट्रेनिंग के दौरान किन किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि इस इंजरी से हम अपने आप का अधिक से अधिक बचाव कर सकें? अगर मैं सिर्फ कराटे का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा प्रॉपर गार्ड है, जितने भी गार्ड हमें पहनने हैं गेम के दौरान, जो हम पहनते हैं, जैसे हम टीथ गार्ड पहनते हैं, जिसे गम शील्ड बोलते हैं हम लोग, जो मुंह में डालते हैं। उसके बाद चेस्ट गार्ड पहनते हैं हम लोग ड्रेस के अंदर, ग्लव्स पहनते हैं, शिन पैड्स पहनते हैं पैर में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम लोग गेम के टाइम पे पहनते हैं वो ट्रेनिंग के टाइम भी पहने, ताकि हम भी इंजरी से बचे और मेरे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो मेरी दोस्त है वो भी इंजरी से बचे। क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट है कि हम इंजरी से बच के ट्रेनिंग करें, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम दूसरे को इंजर्ड ना करें। तो ये दोनों तरफ से चलती है बातें कि आप खुद भी इंजरी से बचें और दूसरे को इंजर्ड ना करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कराटे प्लेयर्स के लिए कि आप अपने प्रॉपर गार्ड में, प्रॉपर किट में आकर ट्रेनिंग करें। बिल्कुल। अनन्या जी, आप यहाँ पर आएँ, अपना कीमती समय दिया और अपने हुनर से अपनी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष मेहमान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी अनन्या आनंद, जिससे हमने बहुत सारी बातें की और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। जैसा कि आपको हर रोज़ इंतज़ार रहता है बिहार बिहान का, वैसे ही हमें इंतज़ार रहता है आपके सुझाव का। इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक दूरदर्शन केंद्र, डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।